So today's topic is taxes during the period of the Delhi Sultans. हमने अभी तक टैक्सेस के बारे में नहीं, वैसे तो आपने काफी कुछ टैक्सेस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि अगर हम जब भी खराज की बात करते हैं तो खराज जो है वो एक टैक्स के रूप में आता है, लेकिन ये बेसिकली खराज का रेफरेंस जो है वो लैंड टैक्स के रूप में आता है। भूमि के उत्पाद पे लगने वाला जो कर था वो खराज कहलाता है। तो टेक्निकली इट डिनोट्स द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, कि भूमि के किसी भी उत्पाद पे लगने वाला ये कर था। लेकिन हम खराज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिसको प्रोपोर्शनल खराज कहा गया, और इस प्रोपोर्शनल खराज के लिए यानी कि जो अनुपात पे लगने वाला टैक्स था, एक अनुपात के अनुसार लगने वाला टैक्स था, उसको जो है वो खराज मुकासमा के नाम से जाना गया। ये पहला खराज। और दूसरा था फिक्स खराज, यानी निर्धारित खराज, जिसको जो चेंज नहीं होता था, तो उसको खराज वजीफत के नाम से जाना गया। व्हाइट बोर्ड में कोशिश कर रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा है, मैं उस पर लिख दूं, अब आया। तो ये मैं लिख दे रही हूँ थोड़ा सा इसको, कि खराज मुअज्जफ और खराज वजीफत जो है वो क्या होता था। तो देखिए, खराज वर्ड तो आपने सबने सुना ही है ना। एक शब्द जैसे महसूल भी आता है, लेकिन खराज जो स्पेशली लैंड टैक्स के लिए आता है। और मैंने कहा कि इसको दो भागों में अगर हम डिवाइड कर दें, तो एक मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शनल खराज, जिसको जो है वो खराज मुकासमा कहा गया, इसको लिख दे रही हूँ। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल खराज था। दूसरा है खराज वजीफत। ठीक है, ये दो खराज हो गए, खराज मुकस्मा, खराज वजीफत, जिसमें मैंने कहा खराज वजीफत जो है वो निर्धारित टैक्स था, जो चेंज नहीं होता था, फिक्स खराज था। तो आपने, क्योंकि दिल्ली सुल्तान के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर सुल्तानों ने जो है वो खराज मुकासमा ही लगाया, यानी जो प्रोपोर्शनल खराज था। क्योंकि हमको जैसे फिगर्स मिलती हैं कि कहीं 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि एक अनुपात में जिसको लगाया गया। तो अक्सर आप ये टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, मगर इसमें खाली एक ही चीज थी, वो ये थी कि इसको इट शुड नॉट हैव एक्सीडेड अबव 50%। अक्सर हम देखते हैं कि 50% से ज्यादा जो है ये बढ़ा नहीं है, इसकी एक लिमिट थी जो अनुपात में लगाया गया। या और चाहे फिक्स वाला भी था तो वो 50% से ज्यादा जो है निर्धारित टैक्स जो है वो कभी बढ़ा नहीं है। हालांकि हमको निर्धारित टैक्स के उदाहरण कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिरोज शाह के समय में अफीफ जिस तरह की बात करता है, जिस तरह का अकाउंट देता है, उससे ऐसा लगता है कि शायद फिरोज शाह ने जो है वो फिक्स खराज लगाया था, यानी निर्धारित खराज लगाया था। क्योंकि वो ये लिखता है, अफीफ लिखता है कि फिरोज शाह के 40 वर्षों के काल में भी जो रेवेन्यू है वो चेंज नहीं हुआ। भू राजस्व जो है उस सल्तनत का एक जैसा ही रहा। तो वो एक जैसा तभी रह सकता है कि जब जो है निर्धारित कर दिया गया हो। और इस विषय में एक एमिनेंट हिस्टोरियन आर.एस. शर्मा ने लिखा है, और आर.एस. शर्मा ने अपना एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल था फिरोज शाह फिस्कल रेगुलेशंस, जो पब्लिश हुआ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में। 1938 की प्रोसीडिंग्स है, वॉल्यूम 2 है उसका, जिसमें उन्होंने अपने शोध पत्र में ये लिखा कि फिरोज शाह ने शायद प्रारंभ में उत्पादन के अनुसार ही भू राजस्व लेना तय किया था, लेकिन उसको इस पद्धति में कठिनाइयां आने लगी, और फिर उसकी वजह से उसने भू राजस्व जो है वो निर्धारित कर दिया, और यही उसने उचित समझा। तो इसलिए इस विषय में जो अफीफ जो कहता है कि राजस्व का निर्धारण जो है वो अवलोकन द्वारा किया गया और फिरोज शाह के 40 वर्षों के काल में वो एक ही जैसा रहा, तो शायद ये सही मालूम होता है।
तो इसका मतलब ये है कि शायद उसने निर्धारित कर लगाया था। तो ये याद रखिएगा आप खराज के बारे में। और इसके अलावा कुछ टैक्सेस की हम बात कर चुके हैं, जैसे वाटर टैक्स या हफ्ते शल्ब जो फिरोज शाह के समय में लगाया गया था। उस भूमि पर जो इस भूमि की सिंचाई द्वारा जो है जो सींची जाती थी, तो वो हफ्ते शल्ब फिरोज ने लगाया था। इसके अलावा कुछ और टैक्सेस की भी बात आती है, जिसमें आपको घरी है, चरी है, इन टैक्सेस के बारे में भी आपको मालूम है कि घरी जो है वो घर पे लगाया जाने वाला टैक्स था, और चराई जो है, चरी जो है वो जानवरों पे लगाने जाने वाला टैक्स था, यानी पास्टल लैंड्स पे जो लगाया जाता था। तो इन टैक्सेस के बारे में तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और आपको मालूम भी है थोड़ा सा। और मैं कुछ टैक्सेस की बात कर दूं, जो जैसे जिसमें ज़कात आता है, जजिया आता है, और खुम्स या माल गनीमत। तो अगर सबसे पहले मैं ज़कात की बात करूं, तो मैम ज़कात, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? मैम कर लीजिएगा, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं। ओके, अभी तो आया नहीं मेरे पास। अभी आएगा मैसेज, मैं इनको एंटर कर दूंगी। ओके मैम। तो मैं ज़कात की बात कर रही हूँ कि ज़कात एक ऐसा टैक्स था जो मुस्लिम लोगों की आय या संपत्ति पर लगाया जाता था। सो इट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द मुस्लिम्स, और एक ये वॉलेंट्री टैक्स था जो स्वेच्छा से जो है वो देना होता था। तो बेसिकली ये मानना था कि a Muslim purifies himself from greed by sharing his property or his money with the poor and needy. So it was considered to be an act of pity, कि एक मुस्लिम जो है अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है ग्रीड से या लालच से, यदि वो अपनी प्रॉपर्टी है या धन है लोगों के साथ वो बांट के चलता है। तो ये ज़कात टैक्स था, लेकिन ज़कात में ये है कि ये हर किसी पे नहीं लगाया जाता था। बेसिकली ये इसकी एक लिमिट थी कि अगर उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे चाहे उनके वैल्यूएबल्स हो, उनके पास धन हो, वैल्यूएबल्स हो, जो एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, तो उस लिमिट को जो शब्द दिया गया है वो निसाब था, NISAB, निसाब इसके लिए शब्द आया है, कि अगर वो इस्लामिक लॉ की ने एक लिमिट लगाई थी कि इससे ज्यादा किसी की प्रॉपर्टी हो या इससे ज्यादा किसी का धन हो या वैल्यूएबल्स हो, जिसमें चांदी है, सोना है, ऐसी चीजें हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो, उस निसाब से ज्यादा हो, तो उस व्यक्ति पर ये दे था। तो इसकी ये कंडीशन थी, या तो उस व्यक्ति पर दे था, और दूसरी चीज इसमें ये थी कि इन द फर्स्ट प्लेस वो जो भी प्रॉपर्टी हो या वैल्यूएबल हो या उसका धन हो, वो एक साल के लिए उसके पास उतना हो। जैसे कि इसकी जो निसाब सोने और चांदी के लिए जो रखी गई थी वो थी कि अगर किसी के पास 7 तोला सोना से अधिक हो या 52 तोला चांदी से अधिक हो, तो उसको ये पेबल था, उसको ज़कात देना था। इसी तरह से धन के लिए भी। तो और अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यूएबल्स हैं, पूरे एक साल तक उतना ही अमाउंट उसके पास रहा हो, तभी दे था। अगर एक साल से कम के लिए रहा हो तो दे नहीं था। अगर एक साल से ज्यादा उसके पास इतना धन या संपत्ति जो भी चीज हो वो निसाब से ज्यादा हो, लिमिट से ज्यादा हो, तो उस पे ये दे था। और तो इसलिए एक और तीसरी चीज ये थी कि ये उसके धन का या प्रॉपर्टी का या वैल्यूएबल्स का 2.5% था, कि वार्षिक रूप से उसको अपने धन पे या संपत्ति पे या वैल्यूएबल्स पे 2.5% टैक्स देना था, जो भी चीज उसके पास थी। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं ज़कात के कनेक्शन में। और फिरोज शाह के जमाने में उसने एक स्पेशल इसके लिए जो है ज़कात के लिए एक अलग से ट्रेजरी बनाई थी जो रखी जाती थी। और इसके विषय में फिर तीसरा टैक्स है जजिया। जजिया के जो अगर हम इसका इतिहास देखेंगे तो हम इसको देखेंगे कि इस्लामी देशों से ये परंपरा शुरू हुई जजिया की, और बेसिकली जब अरबों ने कॉन्कर करना शुरू किया और देशों पे उन्होंने जो है वो
कब्जा करना शुरू किया, जब इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ है, तो उस पीरियड में अरबों ने बहुत सी ऐसी लैंड्स कॉन्कर की जो जिनमें गैर मुस्लिम्स थे। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये तरीका निकाला, उन्होंने जिन लोगों को अपने तौर पे गैर मुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान की, उसके बदले उन्होंने उनसे एक टैक्स लेना शुरू किया जो जजिया कहलाया। तो ये बेसिकली गैर मुस्लिमों पे लगाने वाला एक कर था जो उन्होंने जो है पे लगाया, और उनको सुरक्षा के बदले उन पे ये टैक्स लगाया गया, और उनको जो स्टेटस दिया गया वो लोग जिम्मी कहलाए, ZIMMI, जिम्मी। So it was imposed only on non-Muslims, and basically when the Muslims started conquering the lands of the non-Muslims. So और दूसरी बात ये थी कि उस समय क्योंकि वो एक्सपेंशन कर रहे थे, तो उन्होंने जिम्मी लोगों को आर्मी में नहीं लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इस्लाम को फैलाने में या बढ़ाने में जिम्मी लोग उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको आर्मी में भी नहीं लिया गया। लेकिन उसके बदले उनको प्रोटेक्शन, उनकी लाइफ पे और उनकी सिक्योरिटी दी गई, प्रोटेक्शन दिया गया। तो इसलिए हम पाते कि जब भारत में इस्लाम आया तो सबसे पहले 7th सेंचुरी में जब अरबों ने सिंध रीजन पे कब्जा किया, तो सिंध में भी उन्होंने जजिया लगाया है। सबसे पहला रेफरेंस हमको वहीं का मिलता है। और लेकिन उस समय सिंध में ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग जजिया। जब उनको ये बताया गया कि ब्राह्मण्स जो है वो लर्नेड हैं, दे वर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस वर्क, सो ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। उसके बाद जो दूसरा रेफरेंस आता है दिल्ली सल्तनत में, वो हमको फिर फिरोज शाह के काल में जो है जजिया एक सेपरेट टैक्स के रूप में मिलता है। हालांकि इससे पहले भी जजिया का रेफरेंस आता है, लेकिन वो उस संदर्भ में आता है खराज के साथ आता है। खराज जजिया हमको टर्म मिलता है, मगर ऐसा लगता है कि वो भूमि से ही जुड़ा कोई टैक्स था, तो खराज जजिया का रेफरेंस मिलता है। लेकिन फिरोज शाह के समय में हमको जब रेफरेंस मिलता है वो इस तरह का मिलता है कि जैसे जजिया को सेपरेटली कलेक्ट किया जाता था ब्राह्मण से, और इस बात की पुष्टि फिरोज शाह के टाइम से मिले एक डॉक्यूमेंट से होती है। इंशाए मेहरू में इस बात का रेफरेंस हमको मिलता है कि इसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता था। और ये भी शायद आपने सुना होगा ये घटना की जब फिरोज शाह ने इसको पहली बार लगाया तो इसका बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, और सभी ब्राह्मण्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किया, और दिल्ली के कहते हैं धनी लोगों ने जो है मतलब इस बात को लेकर सुल्तान से ये बात कही कि वो उनकी तरफ से जजिया देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई। तो इससे थोड़ा सा एक ये चीज पता नहीं चल पाती कि क्या ऐसा तो नहीं था कि खाली दिल्ली में ही लगाया गया था, क्योंकि वो लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे पे करने की, वो सबका जजिया तो नहीं पे कर सकते थे। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का ये मानना है कि शायद ये अर्बन एरियाज में ज्यादा लगाया गया, ग्रामीण क्षेत्रों से इसको नहीं मांगा गया। जहां सुल्तान की अथॉरिटी जो है ज्यादा फॉर्मली स्टैब्लिश थी, शायद इन जगहों से लिया गया। तो इतनी स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस हमारे पास नहीं है कि हम ये कह पाए कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनसे जजिया पूर्ण रूप से लिया गया। बहरहाल इसमें भी जजिया देने वालों में 3 कैटेगरीज थी, उनको 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया। और एनुअली जिस तरह से उनको जजिया पे करना था वो ये था कि द रिच पेड एट द रेट ऑफ 40 टका पर एनम, कि वार्षिक रूप से धनी लोगों को 40 टका देना था। जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको 20 टका देना था पर एनम, और जो उससे नीचे थे उनको 10 टका 10 टका देने थे। और in India the classes that were exempted from the payment of the jizya, these were the minors, women and the destitute and monks and priests। ऐसे लोग जो बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, दिवालिया लोग, या वैसे तो पुजारी भी इसमें इससे एग्जेम्प्टेड थे। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फिरोज शाह के काल में रेफरेंस मिलता है कि उसने ब्राह्मण पे भी लगा दिया था। तो ये जजिया के बारे में हो गया। और ज़कात का मैं बता रही थी, एक चीज ज़कात के बारे में रह गई थी, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि ज़कात का वैसे तो मैंने आपको कब बताया कि ये टैक्स था जो मुस्लिमों को देना था, लेकिन कहीं कहीं हमको ज़कात का रेफरेंस आयात कर के रूप में भी मिलता है। एक इम्पोर्ट टैक्स के रूप में भी हमको ज़कात का
रेफरेंस जो है वो आया है, वो मिलता है। तो कभी कभी इसको कहीं कहीं उसकी कोनोटेशन बदल जाती है और उस रूप में भी इसका रेफरेंस आता है। और ज़कात जो है वो एक इम्पोर्ट टैक्स के रूप में ये आया है कि इट वाज 40% ऑन द मर्चेंडाइज, कि जो भी सामान था उस पर 40% लगाया जाता था। और जैसे कि घोड़ों पे ये 5% था, तो कहीं कहीं इस रेफरेंस में भी आया है। जैसे कि सिकंदर लोदी के समय में हमको ये रेफरेंस मिलता है कि सिकंदर लोदी के टाइम में owing to the shortage of grain the zakat was abolished on grains, कि उसके समय में जो है वो ग्रेन्स की, अनाज की शॉर्टेज हो गई थी, तो उसने ज़कात कर इस पे समाप्त कर दिया था, यानी ये आयत कर समाप्त हो गया था। और फिर आगे के सुल्तानों ने भी फिर उस चीज को नहीं मिला लगाया। इसके अलावा जो और टैक्सेस हैं उनमें दानगाना नाम का एक टैक्स हमको फिरोज शाह के काल में रेफरेंस मिलता है कि ये कुछ इस तरह का टैक्स था जो मर्चेंट्स पे लगाया जाता था, दानगाना। and it has been mentioned by the text which was abolished by Firoz Shah during his tenure. अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे भी एक रेफरेंस आता है टैक्स का, दांग का रेफरेंस आता है कि जब सराय अदी में सामान लाया जाता था तो दरीबा नामक जगह पे जब वो ले जाया जाता था, उसको फिर से तोला जाता था, तो फिर तोलने के बाद फिर एक टैक्स लगाया जाता था जो कि दांग कहलाता था। और ये जो है वो 0.5% ही था, बहुत कम इसकी परसेंटेज थी। तो दांगाना है, दांग है, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस जो फिरोज शाह ने अबॉलिश किए थे, टैक्सेस काफी थे। तो ये बेसिकली टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और एक इंफॉर्मेशन और रहेगी जिससे मैंने कहा एक टैक्स और आता है इसकी, जिसको मैंने खुम्स या माल गनीमत कहा था। तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा खुम्स के बारे में, जैसे राज्य की आय की कई और स्रोतें भी थी, जिसमें जैसे अगर खदाने हैं तो खदानों से जो सामान निकलता था उस पे भी राज्य का हक था, या कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया तो उस पे भी राज्य का हक था। इसी तरह से युद्ध के दौरान पराजित हुई सेना का जो सामान मिलता था तो उसे ही माले गनीमत का नाम दिया गया है, तो उस पे भी जो है वो राज्य का कुछ अधिकार था। तो बेसिकली द स्पॉइल ऑफ द वॉर वाज कॉल्ड गनीमत या माले गनीमत। तो युद्ध में मिला हुआ जो सामान था उसी के लिए ये शब्द माले गनीमत आया है। और द स्टेट वाज एंटाइटल्ड टू दी 1/5 ऑफ द वॉर बूटी। जो स्टेट का अधिकार था वो था 1/5 का, कि जो भी माल मिला है उस पे 1/5 जो है वो राज्य का अधिकार था, और जो बाकी का पोर्शन था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोल्जर्स। सो लीगली ऐसा किया जाता था। तो जो राजकोष में जो हिस्सा जाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/5 जो है वो राजकोष में जाता था, वो राज्य का अधिकार था। तो इस 1/5 को खुम्स का नाम दिया गया है, KHUMS, खुम्स। ठीक है, जैसे माले गनीमत तो पूरे माल को कहा गया, जो भी मिला माल पूरा, और खुम्स उस परसेंटेज के लिए आया 1/5 जिसपे राज्य का अधिकार था, और बाकी जो 4/5 था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोल्जर्स। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस उल्टी हो गई थी कि 4/5 जो है वो स्टेट रखने लगा, 1/5 सोल्जर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। तो फिरोज शाह के टाइम पे जो है वो उलेमा कंसीडर्ड इट इलीगल and the Sultan re-established the old system where the state used to keep the 1/5 of the war booty for state treasury and the rest was distributed among the soldiers. इसके अलावा एक टर्म और आती है, जैसे इसी माल में से अगर सुल्तान माल बांटने से पहले सुल्तान को कोई चीज पसंद आ जाती उस वॉर बूटी में से, जैसे कि चाहे वो कोई अपने यूज की सामान, जैसे उसमें चाहे कोई तलवार हो, चाहे कोई एनिमल हो, या कोई और ऐसी चीज जो उसको पसंद आ जाए, तो सुल्तान को ये अधिकार था कि वो उसे रख सकता था। तो इसे सफिया कहा गया, SAFIYAH शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सफिया। तो इसको सुल्तान अपने अधिकार में ले सकता था और इसको सफिया कहा गया। तो इसके अंतर्गत तीनों चीजें आती है, माले गनीमत है, खुम्स है, सफिया है। तो इसको याद रखिएगा। तो टैक्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड जो यूनिट है वो हमारी अब यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।